स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम केमिकल थर्मोडायनेमिक्स यूनिट 6 में हेंस जो लॉ है उस पर डिपेंड जो न्यूमेरिकल्स होते हैं जिसमें हमको डेल एच की वैल्यू फाइंड करना होती है उसकी स्टडी हम करेंगे। आज का वीडियो हेंस का स्थिर ऊष्मा संकलन के नियम पर आधारित है जिसमें हम डेल एच का मान ज्ञात करेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें आपको यहाँ पर 3 इक्वेशन गिवन है। ये देखिए, यहाँ पर एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है और तीसरी इक्वेशन ये है, ठीक, जिसमें हमको जो कंपाउंड होता है उसका डेल एच का मान फाइंड करना होता है। यहाँ पर डेल एच का जो वैल्यू होता है उसको हमें निकालना होता है। डेल एच का मान जो होता है उसे हमें निकालना होता है। तो हम क्या करते हैं, सुनिए, कि जब भी आपको इस तरह से 3 इक्वेशन गिवन हो, जब भी आपको प्रश्न में ये 3 समीकरण दिए हुए हों, तो याद रखिए जिस कंपाउंड का हमको डेल एच का वैल्यू निकालना है, जिस यौगिक का हमको डेल एच का मान निकालना है, उस इक्वेशन को उल्टा कर दो, उस समीकरण को उल्टा कर दो, ठीक है, और उसकी जो डेल एच का साइन है वो विपरीत कर दो, यानी अपोजिट कर दो। बस यही आपको करना है। जैसे अगर आप ध्यान से देखें, ये जो इक्वेशन है इसको आपको बिल्कुल चेंज नहीं करना है, इसको भी आपको बिल्कुल चेंज नहीं करना है। बस ये जो इक्वेशन है उसको आपको क्या करना है, अल्टरनेट करना है, यानी कि अपोजिट करना है। कैसे? ये जो प्रोडक्ट साइड है इसको आप रिएक्टेंट की साइड की तरफ लिख लेना, और जो रिएक्टेंट साइड है इसको आप प्रोडक्ट की साइड पे लिख लेना, ठीक है। और जो डेल एच का वैल्यू अगर माइनस है तो उसको प्लस कर देना, प्लस है तो उसको माइनस कर देना। बस यही एक पॉइंट है, ठीक है। एक बार फिर से सुनिए, जब किसी प्रश्न में आपको 3 समीकरण दिए जाएं तो आप हमेशा उस समीकरण को उल्टा करेंगे जिसका आपको डेल एच का मान निकालना है। जैसे आपको मिथाइल अल्कोहल का डेल एच का वैल्यू निकालना है, और मिथाइल अल्कोहल गिवन कहाँ पर है, दिया कहाँ पर है, यहाँ पर। तो आप क्या करोगे, इस समीकरण को उल्टा करोगे, यानी कि जो CO2H और 2H2 इसको आप इधर लिखोगे, और CH3OH और 3/2O2 को आप इधर लिख लोगे, और डेल एच का मान क्या करोगे, विपरीत कर दोगे। माइनस है तो प्लस करोगे, प्लस है तो माइनस कर दोगे। जब आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, ये तो मैं बता ही दूंगा, मगर ध्यान रखने वाली बात है कि ये वाला समीकरण इसको आपको नहीं बदलना है, इसको भी नहीं बदलना है। जिसका आपको डेल एच का मान निकालना है, किसका, इसका, तो इसको बदलना है। बदलना मतलब ये जो इतनी चीज़ है ये, इसको आप इस तरफ ले जाएंगे, और ये जो इतनी चीज़ है इसको आप इस तरफ ले जाएंगे, ठीक है। और डेल एच का साइन क्या करेंगे, बदल देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए, हमको इस तरह से ये समीकरण मिल जाएगा। मिल गया। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, ऊपर वाला इक्वेशन ऐसा कैसे रखा मैंने, ये वाला इक्वेशन भी ऐसा कैसे रखा, ठीक है, और ये इक्वेशन मैंने बदल दिया, यानी कि इस चीज़ को मैंने इधर लिख लिया, इस चीज़ को मैंने इधर लिख लिया, और डेल एच का साइन बदल दिया। ये देखिए, अब ये इस तरह से हो जाएगा, हो गया। अब यहाँ पर आपको सेकेंड पॉइंट ये देखना है कि जिस समीकरण को आपने उल्टा किया है, जिस इक्वेशन को आपने उल्टा किया है, तो उसमें जितने CO2 H2O होते हैं, ठीक है, उतने के उतने नंबर्स में एबव इक्वेशन में भी होना चाहिए। इस इक्वेशन को, इस समीकरण को जिसको आपने उल्टा किया है, जितने यहाँ CO2 H2O SO2, यानी जितने भी यहाँ पर CO2 H2O या फिर SO2 होंगे, उतने के उतने ऊपर भी होना चाहिए। ऐसा करने के लिए हम किसी भी उचित संख्या, किसी भी सुटेबल डिजिट का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कैसे, यहाँ एक CO2 है, ऊपर भी एक CO2 है, तो आप यहाँ से लगाकर यहाँ तक कोई मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ तक कि इसके डेल एच की वैल्यू में भी कोई मल्टीप्लाई आप नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी एक CO2 है, यहाँ पर भी एक CO2 है। अब आगे देखो, यहाँ पर कितना है, 2H2O, ऊपर कितना है, एक H2O। तो आपको मैंने बताया था कि जिस इक्वेशन को हमने उल्टा किया है, यहाँ पर जितने CO2 H2 और SO2 होते हैं, उतने के उतने इन अबव इक्वेशन में भी होना चाहिए, उतने के उतने इन ऊपर वाले समीकरण में भी होना चाहिए।
तो हम क्या करेंगे, सुटेबल डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने बताया था। तो डियर देखो यहाँ पर तो एक ही CO2 है, यहाँ पर भी एक है, तो यहाँ से लगा के यहाँ तक आपको कोई गुणा नहीं करना है, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है। मगर यहाँ देखो 2H2 है, यहाँ एक ही है, तो आप 2 का मल्टीप्लाई क्या करोगे, पूरा यहाँ से लगा के यहाँ तक करोगे। अब देखो कैसे, चलो 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 कर दो, यहाँ पर भी क्या करो डियर, 2 कर दो, यहाँ पर भी क्या करो, 2 कर दो, और इसकी वैल्यू में भी यहाँ पर आप क्या करेंगे डियर, ये 2 का मल्टीप्लाई आपने कर दिया, ये देखिए कर दिया आपने, कर दिया, ये 2 का क्या कर दिया आपने डियर, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई आप कर देंगे। ठीक, अब देखो जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे डियर इसके अंदर आप यहाँ पर, तो कितना आएगा, देखो मल्टीप्लाई करने पर अगर आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर, तो यहाँ पर आएगा, देखिए 572, ये देखिए ये माइनस में आएगा इतना। ये कब आया, जब आपने इसे मल्टीप्लाई किया तब आया। ठीक है, ये कब आया, जब आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तब आया। ठीक है, यस। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर भी देखिए कि 2 से 2 क्रॉस कर दो, तो यहाँ सिर्फ O2 बचेगा। ठीक है, और बाकी आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब नई वैल्यू क्या आ गई आपके पास, ये आ गई -572, ये इतनी आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब इस इक्वेशन में, जिसको कि हमने उल्टा किया है, इसमें जितने CO2 और H2 होते हैं उतने के उतने ऊपर इक्वेशन में भी होना चाहिए, ऊपर वाले समीकरण में भी होना चाहिए। ऐसा हो गया, हो गया। अब हम क्या करेंगे, इनको हम आपस में क्या करेंगे, इसको डिस्कार्डेड कर देते हैं। डिस्कार्डेड का मतलब होता है इनको आपस में क्या कर देते हैं, काट देते हैं। ठीक है, कैसे काटेंगे, देखो एक CO2 को एक CO2 से काट दो, काट दिया, यहाँ से 2H2 से 2H2 को भी काट दिया आपने। ठीक है, मगर आपको इस बात का ध्यान रखना है क्या, कि जिस कंपाउंड की वैल्यू निकालना है उसको, और उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब जिनसे मिलके बना है, अभी किन किन से मिलके बना है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो उनको आपस में क्या करना है, नहीं काटना है। ठीक है, बस यही बात आपको समझना है। फिर सुनिए, जिस इक्वेशन को हमने उल्टा किया था उसमें जितने CO2 और H2 हैं उतने के उतने ऊपर वाले इक्वेशन में भी होना चाहिए। ऐसा करने के लिए हम सुटेबल डिजिट का मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपने कर दिया। ठीक है, अब जब बैलेंस हो जाता है तो हम क्या कर देते हैं, उसको आपस में काट देते हैं, डिस्कार्डेड कर देते हैं। जैसे एक CO2 से हमने एक CO2 काट दिया, ठीक है, और 2H2 से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2H2 काट देंगे। अब जिस कंपाउंड को हमको वैल्यू निकालना उसको हम यहाँ पर नहीं काटेंगे। ठीक है, और उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट यानी उसके जो अवयवी तत्व है उनको भी नहीं काटेंगे हम। ठीक है, अब देखो ये किस किस से मिलकर बना है, कार्बन से, तो हमको यहाँ पर इसको नहीं काटना है। हाइड्रोजन को भी क्या करेंगे डियर, हम नहीं काटेंगे। ठीक है, मगर इस बात का ध्यान रखना आपको कि ये 3/2 O2 है। ठीक है, 3/2 O2 का मतलब होता है 2 से 2 कैंसिल, यानी 3 ऑक्सीजन है यहाँ पर। ठीक, और यहाँ पर कितने हैं, ये देखिए यहाँ O2 और O2 कितने ऑक्सीजन हो गए डियर, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन हो गए। ठीक है, अगर यहाँ पर ये 4 ऑक्सीजन हो गए और आप अगर इनको काटोगे 3 ऑक्सीजन से, ठीक है, तो क्या होगा, एक ऑक्सीजन इधर बच जाएगा। किधर, इस साइड पर एक ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, बच जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो ना O2 और O2 क्या होता है, 4 ऑक्सीजन, और इधर कितना, 3 ऑक्सीजन। अगर आप काटोगे तो कितना बच जाएगा डियर, यहाँ पर एक ऑक्सीजन बच जाएगा। ठीक है, ये याद रखना। ठीक, चलो काट दो इसको, ये काट दिया हमने, याद रखना कि एक ऑक्सीजन इधर बच गया है। अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है, 3 है, तो हम फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 से एक साथ लिखेंगे। क्या क्या लिखेंगे, पहले कार्बन को लिखेंगे, हमने लिख लिया, फिर ये 2H2 लिख लो, ये 2H2 लिख लिया। अब जो मैंने कहा था आपको एक ऑक्सीजन जो बच गया था उसको आप क्या करोगे, यहाँ लिख लो, ये लिख लिया आपने। ठीक, अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ से जो एरो के इस तरफ जो CH3OH है उसको लिख लो, ये हमने CH3OH इधर लिख लिया। अब डियर स्टूडेंट्स एक बात का ध्यान रखना कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन होता है उसको हम हमेशा मोलिकुलर ऑक्सीजन के रूप में लिखते हैं, यानी कि उसको हम हमेशा आणविक ऑक्सीजन के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो आणविक ऑक्सीजन के रूप में लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको तो सिर्फ एक ऑक्सीजन लिखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर 1/2 O2 कर देंगे। क्यों, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल, एक ऑक्सीजन फिर से हो गया, और इस ऑक्सीजन को हमने किस में बदल दिया, मोलिकुलर ऑक्सीजन में, यानी आणविक ऑक्सीजन में। गिना यहाँ एक ही ऑक्सीजन जाएगा। तो देखो जरा, कार्बन और हाइड्रोजन कितने, 4 और एक ऑक्सीजन, कार्बन
हाइड्रोजन यहाँ पर 4 ऑक्सीजन। तो ये देखिए ये इक्वेशन क्या हो गई है, बैलेंस हो गई। ठीक, अब हमको क्या करना है, इसकी डेल की वैल्यू निकालना है। तो डेल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान दीजिए, यहाँ निकाल के बता रहा हूँ मैं। ये डेल एच इक्वल टू, अब आप ये देखिए कि यहाँ पर पहले इक्वेशन में वैल्यू कौन सी है, ये वाली, क्योंकि ये वाली थोड़ी ना होगी, ये तो मल्टीप्लाई कर दिया था हमने 2 से। किससे डियर, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमको नई वैल्यू अब हमको ये मिली, तो हम इसको लिखेंगे, इसको। तो चलो लिखो, यहाँ पर कितनी हो जाएगी, ये -572 ये किलो जूल में हो गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पर, ये भाई ये वैल्यू किसकी है, ये तो हाइड्रोजन की हो गई, -572 ये लिख ली हमने। अब यहाँ पर डेल एच की वैल्यू किसकी हो गई है, कार्बन की जो बची है, अब हम उसको लिख लेंगे, कितनी, -393। तो चलो इसको लिख लो, ये देखो -393 ये हमने लिख ली। ठीक है, इतनी, ये भी किस में है, किलो जूल मोल इनवर्स में। अब ये वैल्यू का है में, प्लस में, तो इस वैल्यू को लिख लो यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, ये प्लस कितनी है, ये 726। ठीक है, और ये भी किस में डियर, किलो जूल मोल इनवर्स में। आप मोल इनवर्स चाहो तो लिख सकते हो। अब आपको पता है ये भी वैल्यू माइनस में, ये भी वैल्यू माइनस में, दोनों क्या हो जाएंगी डियर, ऐड हो जाएंगी। ठीक है, इनको ऐड कर लो, तो ऐड करो तो क्या होगा, देखो यहाँ ऐड कर रहा हूँ मैं, ये हो जाएगा डियर डेल एच इक्वल टू, इसको अगर आप ऐड करोगे, ठीक है, किसको, 572 एंड 393, तो यहाँ पर आ जाएगा -965 आ जाएगा, आ गया। अब -965 अगर आ गया तो प्लस क्या कर दो, यहाँ पर 726 कर दो, ये प्लस की वैल्यू और एक आएगी डियर माइनस की वैल्यू, और यूनिट तो लिख ही दोगे आप, यूनिट क्या है यहाँ पर, किलो जूल, और यहाँ पर ये मोल इन्वर्स कर दो। ठीक है, अब सुनो, ये लार्जर वैल्यू है, ये स्मॉलर है, तो जिसका जो लार्जर वैल्यू होते साइन उसकी का आएगा, तो हमने यहाँ पर माइनस साइन लगा दिए। अब इसमें से जब इसको सब्ट्रैक्ट करो, घटाओगे, तो आंसर कितना आएगा, 239। तो ये 239 किस में आ गया डियर, ये किलो जूल मोल इनवर्स में ये आ गया। ठीक डियर स्टूडेंट्स, तो ये इसका क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, और अगर नहीं भी आता है समझ में तो कोई बात नहीं, हमारे पास एक न्यूमेरिकल और है, उसके माध्यम से हम इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास अगला क्वेश्चन है ये देखिए, ये क्वेश्चन भी वैसे ही है जैसे हमने किया अभी थोड़ी देर पहले, क्या कि जब भी आपको 3 इक्वेशन देंगे तो वही रूल फॉलो होंगे जो मैंने आपको बताया था। एक बार और आपको समझने का मौका मिल रहा है। जैसे इस क्वेश्चन में देखें, कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड CH2 फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ठीक है, यहां पर आप ये एक चीज देखिए कि CH2 इसकी हमको डेल एच का मान निकालना है। ठीक है, इसमें हमको इस कार्बन डाइसल्फाइड की हीट ऑफ फॉर्मेशन, इस कार्बन डाइसल्फाइड का हमको संभवन ऊष्मा की गणना करना है। तो जब भी हमको ये 3 इक्वेशन देते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि आप इन 3 इक्वेशन में उस इक्वेशन को देखो जहां पर ये कार्बन डाइसल्फाइड दिया है। तो ये देखिए कार्बन डाइसल्फाइड दिया है, तो ये हमेशा आपका क्या होगा, 3rd इक्वेशन ही होगा। ठीक है, और नहीं है तो आप उसको 3rd इक्वेशन में कन्वर्ट कर दो, यहाँ है तो उसको भाई लास्ट में यहाँ लिख लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि जिस कंपाउंड का आपको वैल्यू निकालना है, ठीक है, वो 3 इक्वेशन में कहीं ना कहीं आपको गिवन होगा, जैसे यहाँ पर 3rd में दिया हुआ है। तो अब आप क्या करोगे, इस इक्वेशन को अल्टरनेट कर दोगे, इस समीकरण को क्या करोगे, उल्टा कर दोगे। उल्टा करने पर क्या होता है, आप जानते हैं कि ये प्रोडक्ट साइड रिएक्टेंट की साइड आ जाती है, और ये रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट की साइड चली जाती है, और डेल एच का साइन जो नेगेटिव है ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, और पॉजिटिव हो तो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब अपोजिट आपको करना है। ठीक है, तो चलो हम यही करते हैं। हमको देखो इसकी वैल्यू निकालना थी, तो हम इतने पोर्शन को क्या करेंगे, हम इसको इस तरफ ले जाएंगे, और इतने पोर्शन को क्या करेंगे, हम इसको इस रिएक्टेंट की तरफ ले जाएंगे, है ना। ठीक है, और इसके डेल एच का जो चिन्ह है वो बदल देंगे, माइनस है तो प्लस कर देते, प्लस होगा तो माइनस कर देते, तो यहाँ माइनस है तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो अब हमें इक्वेशन इस तरह से मिलेगा, 3rd इक्वेशन ये मिल गया। अब मैंने आपको बताया था कि जिस इक्वेशन को हम उल्टा करते हैं, जिस समीकरण को हम उल्टा करते हैं, उसमें
जितने CO2, H2O और SO2 होते हैं उतने के उतने इस ऊपर वाले समीकरण में, इस ऊपर वाले इक्वेशन में भी होना चाहिए। अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसको बैलेंस करते हैं, उसको संतुलित करते हैं। जैसे आप यहाँ देखें, एक CO2 है, ऊपर भी एक CO2 है, तो हम यहाँ से लगा के यहाँ तक कोई मल्टीप्लाई, कोई गुणा नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप दूसरे समीकरण को देखें, सेकंड नंबर पर यहाँ 2SO2 है और यहाँ पर क्या है, एक ही SO2 है, तो आप 2 का गुणा क्या करेंगे, यहाँ यहाँ यहाँ, और इसके में जो वैल्यू है इसमें भी करेंगे आप। तो करो जरा, यहाँ 2, यहाँ पर भी करो 2, और यहाँ पर भी करो 2, और इसमें भी हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब ये 2S ही रहेगा, 2O2 रहेगा, और 2SO2 2SO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, अब हम जब इसका यहाँ पर देखिए क्या करेंगे डियर, यहाँ पर हम जब इसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 293.72 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना हो सकता है, यहाँ हो सकता है ये देखिए -587.44, ये इतना हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 587.44, और ये किलो जूल मोल इनवर्स में हो जाएगा। ठीक, अब आपको पता है कि जब इस तीसरे समीकरण में जो भी CO2, SO2 और H2 होता है उतने ऊपर वाले समीकरण में होना चाहिए। ऐसा करने के बाद समीकरण संतुलित हो जाता है, और जब समीकरण संतुलित यानी बैलेंस हो जाता है तो हम आपस में इनको क्या कर देते हैं, काट देते हैं। ठीक है, CO2, SO2 या फिर जो H2 होगा, इसमें तो नहीं है, अगर होगा तो क्या उसको हम काट देंगे। लेकिन इस बात का हम ध्यान रखते हैं कि जिस कंपाउंड का वैल्यू निकालना उसको और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट को, यानी जिससे मिलकर बना है उसको नहीं काटते हैं। बाकी ये ऑक्सीजन वगैरह सब आपस में क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं, डिस्कार्डेड हो जाते हैं। जैसे आप यहाँ देखें, देखो एक CO2 से आपको एक CO2 काटना है, ये 2SO2 से आप 2SO2 काट दो, फिर O2 कितने, 3 2 जा 6, और इधर कितने 2 2 जा 4 और 2 6, ये सब कट जाएंगे आपस में। अब कोई ऑक्सीजन ना तो इधर बचेगा ना इधर ऑक्सीजन बचेगा, सब खत्म हो गए, कट गए सब। अब यहाँ पर क्या बचेगा, नीचे कार्बन बचा, यहाँ क्या बचा 2 सल्फर बचा, फिर एरो के इस तरफ क्या आ जाएगा CH2। अरे भाई इसी की तो वैल्यू आपको निकालना थी बस। तो ये देखिए, ये तो काफ़ी इजी तरीके से इसका इक्वेशन बन चुका है, यहाँ पर काफ़ी सरल तरीके से इसका समीकरण बन चुका है। अब हमको वैल्यू किसकी निकालना है, डेल एच की। डेल एच यहाँ पर क्या है, हीट ऑफ फॉर्मेशन यानी चेंज इन एंथैल्पी। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी परिवर्तन या संभवन ऊष्मा है यहाँ पर। तो हमको क्या करना है, सुनो, आपको पता है ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, और ये इक्वेशन नंबर 3 है। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन आपको ऑब्टेन हुई है ये वाली, ये कैसे ऑब्टेन हुई, इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से। तो नेचुरल है ये भी इसी की वैल्यूज हैं, है ना, तो ये भी ऐसे ही ऑब्टेन होगी। तो हम क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर लिखेंगे हम डेल एच इक्वल टू कर दो, सबसे पहले ये वैल्यू लिख दो आप, कितनी -393.3, फिर न्यू वैल्यू ये है, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करने बाद तो अब न्यू वैल्यू ये है, इसको लिखेंगे हम। तो यहाँ पर लिखेंगे हम माइनस, यहाँ लिख देता हूँ मैं, एक ही बात है, ये देखिए -587.44, फिर इसकी वैल्यू का है प्लस, तो यहाँ प्लस कर दो, ये हो जाएगा 1108.76। ये सारी वैल्यू किस में डियर, आपको पता है किलो जूल मोल इनवर्स में, तो यहाँ लिख दो किलो जूल मोल इनवर्स, ये हो गई। अब आपको पता है 393.3 और 587.44, इसको आप ऐड कर लो। आप अगर इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा -980.74, ये इतना आ जाएगा, कितना आएगा -980.74। ठीक, अब इतना आने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर ये जो प्लस वैल्यू दी हुई है, ये प्लस 1108.76, इसको इसमें से घटा दो। ठीक है, आपको पता है यूनिट तो वही आएगी, किलो जूल मोल इनवर्स। अब डियर स्टूडेंट एक बात ध्यान से सुनो, ये वैल्यू -980 है और ये वैल्यू 1108, यानी ये वैल्यू लार्जर है, तो साइन किसका आएगा डियर, इसका। तो यहाँ पर प्लस कर दो, कर दिया प्लस, इसके बाद क्या आएगा 128.02, ये देखिए ये किस में आएगा डियर, किलो जूल मोल इनवर्स में आ गया। स्टूडेंट्स ये अब हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है और मैं कोशिश करता हूँ आपको अच्छे से समझा सकूँ। देखो डियर स्टूडेंट्स,
ये क्वेश्चन है हमारे सामने, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। हिंदी में सुने, निम्न आंकड़ों की सहायता से एसिटिक अम्ल के संभवन की एंथैल्पी की गणना करो। निम्न आंकड़ों की सहायता से एसिटिक अम्ल के संभवन की एंथैल्पी, उसके निर्माण की एंथैल्पी की गणना करो। अब डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने की है। ये हमको यहाँ पर 3 इक्वेशन गिवन है, हमको ये 3 समीकरण दिए हुए हैं। तो याद रखो डियर स्टूडेंट्स, हमको CH3COOH इस एसिटिक एसिड की हमको चेंज इन एंथैल्पी, एंथैल्पी में परिवर्तन की गणना करना है। तो आपको ये देखना है कि इन 3 इक्वेशन में, इन 3 समीकरण में वो कहाँ है। तो हमें ये दिख रहा है, ये वाला समीकरण, तीसरे समीकरण हमको नज़र आ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि इस समीकरण को उल्टा कर देंगे और उसके डेलेज का साइन विपरीत कर देंगे। हम इस इक्वेशन को उल्टा कर देंगे, यानी कि ये जो रिएक्टेंट साइड है ये, इसको हम प्रोडक्ट की जगह पे लिखते हैं, और जो प्रोडक्ट साइड है इसको हम रिएक्टेंट की जगह पे लिखते हैं। इसको बोलते हैं हम अल्टरनेट करना, ठीक है। और उसके डेलेज का साइन क्या हो जाएगा, माइनस की जगह हम क्या कर देंगे प्लस। ये हमारा होता है पहला काम, ठीक। बाकी ये दोनों इक्वेशन को हम चेंज नहीं करेंगे। एक बार फिर से सुनो, ये जो कंपाउंड है एसिटिक एसिड, हमको इन 3 इक्वेशन में जिस इक्वेशन में नज़र आता है हम सिर्फ उसी इक्वेशन को उल्टा करते हैं, बाकी इक्वेशन को उल्टा नहीं करते हैं, ठीक है। और उसके डेलेज का साइन क्या करते हैं, बदल देते हैं। अगर ऐसा करोगे तो अब हमको इक्वेशन ये इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है डियर, ठीक है ना, यस। अब उल्टा करने के बाद ये हमें इस तरह समीकरण हमको मिल गया। अब मैंने आपको सेकंड कंडीशन बताई थी कि जिस इक्वेशन को हम उल्टा करते हैं उसमें जितने CO2 H2O या फिर SO2 होते हैं, उतने के उतने संख्या में, उतने उतने नंबर्स में CO2 और H2O एबव इक्वेशन में होना चाहिए, इन ऊपरी समीकरण में होना चाहिए। नहीं है तो किसी भी सुटेबल डिजिट का मल्टीप्लाई करके, किसी भी उचित संख्या का गुणा करके हम ऐसा करते हैं। जैसे यहाँ देखो 2 CO2 है, ऊपर एक ही CO2 है, तो हम क्या करेंगे 2 का गुणा करेंगे। कहाँ पर, इसमें करो जरा 2 का गुणा, 2 फिर 2 फिर 2, और इसके इक्वेशन में भी यहाँ पर 2 का गुणा कर दो, ठीक है। और जब आप 2 का गुणा करेंगे यहाँ पर इसके अंदर, तो आपको कितना मिलेगा, आपको यहाँ पर अब वैल्यू हो जाएगी -787। ये आपको न्यू वैल्यू मिल जाएगी। ये 2 से गुणा करने के बाद आपको वैल्यू इतनी मिल गई, ठीक डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए अब क्या होगा, अब यहाँ पर 2H2O है, यहाँ तो एक ही H2 है, तो अब इसमें भी हम क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। चलो करो 2 का मल्टीप्लाई, ये देखो 2, यहाँ पर भी कर दो 2, यहाँ पर भी कर दो 2, और इसकी वैल्यू में भी हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। और जब इसकी वैल्यू में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे डियर, तो क्या होगा, ये हो जाएगा -571.6, ये आ जाएगा। ये इतने इक्वेशन में हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो -571.6 ये इतना आ गया, ठीक। उसके बाद अब आपको पता है कि जितने CO2 और H2O इस थर्ड इक्वेशन में होते हैं, उतने उतने ऊपर वाले इक्वेशन में करने के लिए हम किसी भी सुटेबल डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं। और जब ऐसा हो जाता है तो उनको हम काट देते हैं, ठीक। काट दो जरा, 2 CO2 से 2 CO2, 2 H2O से 2 H2 काट दो, ठीक है। यहाँ तक कि ऑक्सीजन भी आपस में क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। काटो जरा, 2 2 जा कितने हो गए 4, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन हमने काट दिए। अब देखो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 2 2 जा 4, 4, ये 2 से 2 कैंसिल, 2 देखो 2 ये और 2 जा 4, ये कितने होगा डियर 6। भाई देखो ना 2 2 जा 4, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, 2 से 2 कैंसिल, और 2 कितने हो गए 2 ऑक्सीजन, 2 ये और 4 ये, कितने होगा डियर 6। अब 6 में से 2 2 जा 4, 4 काट देंगे तो कितने ऑक्सीजन बच जाएंगे डियर, याद रखना कितने ऑक्सीजन बच गए डियर, यहाँ पर O2 बच गए। याद रखना कितने बच गए डियर O2, 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 याद रखना है। चलो बस, अब कुछ नहीं। अब आप एक काम करो, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि थर्ड इक्वेशन में जितने CO2 H2O और SO2 दिखाई दें, उतने को उतने ऊपर इक्वेशन में करने के लिए किसी भी सुटेबल डिजिट का मल्टीप्लाई कर दो,
ठीक है। उसके बाद इनको आपस में काट दो, मगर इस बात का ध्यान रखो कि जिसका हमको वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, इसका, किसका वैल्यू निकालना है, इसका, तो इसको मत काटो। और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट यानी जिनसे मिलकर बना है ना, जिनसे मिलकर बना है उसको भी आपको नहीं काटना है। तो जरा देखो क्या क्या नहीं कटेगा। कार्बन 2 है तो ये 2 कार्बन नहीं काटना है। हाइड्रोजन कितने 3 और 4, तो ये 2 और 2 जब 4, और 2 ऑक्सीजन जो कि यहाँ मिले थे, बस खत्म। और क्या, लिख दो लाइन से। तो यहाँ लिखना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तो लिख लो जरा, ये देखो हमने लिख दिया यहाँ पर 2 कार्बन, ये देखो दिख रहा होगा आपको। फिर 4 हाइड्रोजन, तो लिख लो 2 एंड 2H2, भाई 2H2 4 होगा ना हाइड्रोजन। फिर O2, तो यहाँ पर लिख लो क्या, O2। फिर एरो के इस तरफ ये पूरा पूरा लिख दो, यहाँ पर CH3 COOH, ये देखो। तो इक्वेशन आप ध्यान से देखिए पूरी तरह से बैलेंस है। देखो कार्बन कितने 2, ये 2, हाइड्रोजन कितने 4, 3 और 1 4, ऑक्सीजन 2 2, ये पूरी इक्वेशन डियर बैलेंस है। अब हमको क्या करना है, ये जो वैल्यूज होती हैं, ठीक है ना, अब हमको डेलेज की वैल्यू निकालना है। तो डेलेज की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो मैं यहाँ पर ना आपको कैलकुलेशन करना बता देता हूँ, या कैसे कैलकुलेशन करेंगे, और नहीं तो हम किसी दूसरे पेज को लेकर इसकी कैलकुलेशन कर देते हैं। ठीक है, तो हमने ये पेज ले लिया और इसकी कैलकुलेशन कर देते हैं। देखिए कैसे कैलकुलेशन करेंगे। देखो यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन में, क्योंकि हम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को ऐड करते हैं तो हमको ये मिलता है, तो नेचुरल है कि हम इनको भी वही करेंगे, ऐड ही करेंगे इक्वेशन 1, 2 और 3 को, है ना। 1 में क्या दिया है डियर, ये देखिए, तो यहाँ लिख लो पहले डेल एच इक्वल टू के बाद इसको लिख लो -787, इतना लिख लिया। फिर सेकंड में कितना दिया है ये, तो -571.6, इतना लिख लो। और प्लस, क्योंकि आपको पता है थर्ड में क्या है, ये देखो ना प्लस है ये, तो यहाँ कर लो +874, ये +874, ब्रैकेट क्लोज कर दो। वैल्यू आपको पता है किस में, पूरी किलो जूल मोल इनवर्स में है। अब आप इन दोनों को ऐड करो, क्योंकि माइनस माइनस साइड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाती है। तो जब ऐड करोगे दोनों को तो क्या आएगा, -1358.6, ये इतना आ जाएगा। फिर ये प्लस की वैल्यू है +874, ये ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के बाहर क्या आएगा, किलो जूल मोल इनवर्स। आपको पता है माइनस वैल्यू ग्रेटर है, ये स्मॉलर है, तो जिसका बड़ा चिन्ह होता है, जो बड़ी संख्या होती है उसका ही चिन्ह लेते हैं हम, तो माइनस लिख लो। इसमें से जब इसको घटाओगे तो यहाँ आ जाएगा 484.6 किलो जूल मोल इनवर्स। ये डियर देखिए, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है।